Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the second video of collection of data, the very first lesson of statistics subject, standard 11th Gujarat board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में उसे शेयर ज़रूर से करिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। Friends, in the last video we have studied about origin and growth of statistics. In today's video we will study about quantitative data, qualitative data, primary data, secondary data and the methods of collection of primary data. So without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is quantitative data and qualitative data. So we will understand both of these one by one. So first of all, quantitative data. If the variable characteristic is numeric, then it is called quantitative data. Example, production, cost, profit, etc. In other words, we can say if the variable is countable, यानी अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं या न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हर एक वेरिएबल को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे। जैसे प्रोडक्शन आप मेज़र कर सकते हैं कि इस बार कितना केजी प्रोडक्शन हुआ या कितना मीटर प्रोडक्शन हुआ। कॉस्ट कितने रुपीज़, कॉस्ट को हम रुपीज़ में मेज़र कर सकते हैं, प्रॉफिट को भी हम रुपीज़ में मेज़र कर सकते हैं। सो ऑल सच वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड इन एनी टर्म्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। फ्रेंड्स, देयर आर सेवरल टर्म्स आर यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव डेटा लाइक पॉपुलेशन। इन स्टैटिस्टिक्स a group of all the units under study is called a population। यानी स्टैटिस्टिक्स में हम जिस वेरिएबल का या जिस यूनिट का हम स्टडी कर रहे हैं उस यूनिट का पूरा ग्रुप अगर स्टडी के अंदर लिया जाए तो उस पूरे ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहेंगे। एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन्ड इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी फैक्ट्री के वर्कर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में स्टडी करना हो तो उस फैक्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी वर्कर्स का जो ग्रुप है उसे मैं पॉपुलेशन कहूँगा और उन वर्कर्स की जो संख्या है उसे मैं पॉपुलेशन साइज कहूँगा। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट और काउंटेबल, वी कॉल इट फाइनाइट पॉपुलेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। यानी हम जिस यूनिट का स्टडी करने जा रहे हैं उसका पूरा ग्रुप यानी उसकी पॉपुलेशन अगर काउंटेबल है तो उसे हम फाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे, जिसे हम कैपिटल N से इंडिकेट करेंगे। फ्रेंड्स, अनदर टर्म यूज्ड इन क्वांटिटेटिव डेटा इज सैंपल। अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनिट क्राइटेरिया इज़ कॉल्ड सैम्पल। यानी किसी फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर अगर हम पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट निकाल कर उनका स्टडी करें तो उसे हम सैम्पल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में कई बार इंस्पेक्शन वाले आते होंगे, तो वो इंस्पेक्शन वाले जब किसी क्लास में जाते हैं तो वो हर एक बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चंस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता। तो वो रैंडमली किसी भी बच्चे को खड़ा करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो वो एक टाइप का सैंपल हुआ जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस बच्चे ने अगर अच्छे से आंसर दिया मतलब पूरी क्लास होशियार है और यहाँ के टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, और अगर वो बच्चा अच्छे से आंसर नहीं दे पाया तो वो ये समझेंगे कि ये क्लास अच्छी नहीं है। तो जब पूरी पॉपुलेशन में से कुछ थोड़े बहुत यूनिट्स हम एग्जामिन के लिए लेते हैं तो उसे हम सैंपल कहेंगे। द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल इज टर्म्ड एज सैंपल साइज। जितने यूनिट्स को हम एज ए सैंपल लेते हैं उसके नंबर को हम सैंपल साइज कहेंगे, विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल N and sample is denoted by small n.
The next topic is qualitative data. So if the variable characteristic is non-numeric, then it is called qualitative data. यानी कि जब कोई वेरिएबल न्यूमेरिक नहीं होता, यानी उसे हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते, तो उसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं, जो गुणात्मक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, जो किसी के गुण को दर्शाता है, अर्थात किसी की क्वालिटी प्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फटिग यानी थकान, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रिलीजन, वेजिटेरियन, ये सब क्वालिटीज़ हैं फ्रेंड्स. ये किसी की क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं या किसी की क्वालिटी बताते हैं, तो इसीलिए इस टाइप का जो डेटा होता है वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. यानी हम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को समझेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस जो इसमें से निकलते हैं वो भी इस डिफरेंस में कवर हो जाएंगे. और एग्ज़ाम में भी मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. तो चलिए हम समझते हैं. सो आई हैव क्रिएटेड हियर 3 कॉलम्स, पॉइंट्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. Means here I have mentioned the points of difference, and here according to that point what is the basic difference between primary data and secondary data is mentioned. So the very first meaning friends, इसका meaning बार बार एग्जाम में आती है तो आपको meaning याद रखनी है. The data originally collected by any authorized agency or investigators for the first time are called primary data. यानी ऐसा डेटा या ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी ऑथोराइज्ड एजेंसी द्वारा या किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार कलेक्ट की गई हो, उसे हम प्राइमरी डेटा कहेंगे. एंड व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, देन सच डेटा बिकम्स सेकेंडरी डेटा. यानी कोई इन्वेस्टिगेटर किसी और संस्था या इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टडी करता है, तो उसके पास से जो डेटा मिलेगा वो सेकेंडरी डेटा होगा. फॉर एग्जांपल, जब सेंसस होता है यानी जनगणना होती है, तो सबसे पहले जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो घर घर जाकर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है. अब उनके जो कलेक्टेड डेटा हैं उस डेटा के ऊपर से एनालिसिस करके जो दूसरे डेटा बनाए जाते हैं, जैसे कि अबव 70 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, तो ये सेकेंडरी डेटा हुआ. यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं. द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, द डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया. जैसे मैंने आपको बताया, सेंसस ऑफ इंडिया यानी जनगणना का जो डेटा है वो प्राइमरी डेटा होता है. एंड द डेटा रिगार्डिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज सेकेंडरी डेटा. मैंने अभी आपको जो एग्जांपल समझाया था वो अबव 70 ईयर्स की पॉपुलेशन था. तो इस टाइप का कोई भी एनालिसिस हो सकता है. तो सेंसस के ऊपर से जो भी डेटा तैयार किया जाता है वो सेकेंडरी डेटा होता है. थर्ड पॉइंट, एज प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ ओरिजिनल डेटा. प्राइमरी मतलब ये पहली बार कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है, इसीलिए ये ओरिजिनल डेटा होता है. और सेकेंडरी डेटा आर द कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय अदर्स, सो इट इज़ नॉट ओरिजिनल डेटा. क्योंकि यहाँ पर जो डेटा बनाया जाता है वो किसी के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के ऊपर प्रोसेस करके बनाया जाता है. सो इसे हम ओरिजिनल डेटा नहीं कह सकते. देन इंक्वायरी, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी. यानी कि प्राइमरी डेटा का जो कलेक्शन है वो इंक्वायरी करके प्राप्त किया जाता है. सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा. यानी सेकेंडरी डेटा के लिए कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे सीधे प्राइमरी डेटा के ऊपर से तैयार किया जाता है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन. प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन द रॉ फॉर्म. यानी कि प्राइमरी डेटा वो कच्चे स्वरूप में होता है, हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड.
यानी इसे हमें क्लासीफाई करना पड़ता है या उसे टेबुलेशन मेथड में लिखना पड़ता है। बट सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली इन क्लासीफाइड एंड टेबुलेटेड फॉर्म। सेकेंडरी डेटा वो प्राइमरी डेटा के ऊपर से बनाया जाता है, तो वो खुद पहले से ही क्लासीफाइड होता है और टेबुलेटेड फॉर्म में भी होता है। नेक्स्ट, टाइम एंड मनी। सो प्राइमरी डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, while collection of secondary data requires less amount of money, time and energy. And the next point, reliability. So primary data are more reliable and secondary data are less reliable. इनके ऊपर कम भरोसा किया जा सकता है। Our next topic is methods of primary data. So friends, you can see here there are three methods of collecting primary data. First, direct inquiry, second, indirect inquiry, and third, method of questionnaire. So one by one we will understand. First of all, we will see the direct inquiry. In this method, an investigator himself or an enumerator appointed by him visits personally to the field and collects the necessary data. यानी इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर खुद या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई ट्रेंड एन्यूमरेटर खुद जाकर पर्सनल विजिट लेकर डेटा कलेक्ट करता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स of municipality schools of Ahmedabad city personally meets the students and asks questions regarding their health and collects the necessary information is a primary inquiry. Now we will see the advantages of direct inquiry. So the first advantage is the data obtained by this method are accurate and reliable. जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद पर्सनली विजिट लेकर क्वेश्चंस पूछता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल होता है। सेकंड, ड्यू टू फेस इंटरव्यू with the respondents, the enumerator can solve any question or doubt or any confusion by giving proper explanation. फ्रेंड्स, जब हम किसी के पास से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं तो कई बार सामने वाला बंदा ये सोचता है कि मैं इसको मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, ये किस लिए कलेक्शन कर रहा है। तो अगर इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देकर उनके सारे डाउट्स दूर कर सकता है और उनसे इन्फॉर्मेशन ईजिली निकलवा सकता है। By personal interview, enumerator sometimes gets supplementary information of the respondents which may be useful at the time of interpretation of results. यानी कई बार क्वेश्चनिंग करते हुए रिस्पोंडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कई दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी हमें दे देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें आगे चलकर इंटरप्रिटेशन के रिजल्ट्स में काफ़ी हेल्पफुल होती है। दिस मेथड इज़ मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड। यानी जब हमारी इंक्वायरी की फील्ड छोटी होती है तो उसमें हम पर्सनल विजिट लेकर ही डेटा कलेक्ट करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जहाँ इंक्वायरी की फील्ड छोटी होती है वहाँ ये मेथड सबसे बेस्ट है। समटाइम्स व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, द एन्यूमरेटर कैन गेट सच इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुछ रिस्पोंडेंट्स कुछ पर्टिकुलर सवालों के आंसर देना नहीं चाहते, वो अपनी बातों को हाइड करके रखना चाहते हैं। तो एन्यूमरेटर अगर एक्सपीरियंस्ड है, होशियार है, तो वो उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करके वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। तो ये सभी कुछ पर्सनल विजिट लेकर की गई इंक्वायरी में होता है, यानी कि डायरेक्ट इंक्वायरी में होता है। अगर आप डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं करते हो तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी के नुकसान क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड, दिस मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। अगर इंक्वायरी की फील्ड काफ़ी बड़ी है, विशाल है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एन्यूमरेटर्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पर्सनल विजिट लेकर ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो आपके साथ साथ आपको अपने जैसे ही कितने ही एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है।
And second, the information collected by this method may be less reliable if the enumerators are untrained. यानी हम जिन एन्यूमरेटर्स को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं, अगर वो ट्रेनिंग लिए हुए नहीं हो यानी अनट्रेंड हो, तो कई बार वो रिस्पोंडेंट्स के डाउट दूर नहीं कर सकते और इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते. तो अगर वो अनट्रेंड है तो ये मेथड यूजफुल नहीं रहती. So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the topics that we have discussed. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. In the next video, we will study about the indirect inquiry. Till then, keep studying and stay at home. Goodbye.